हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमएसडी 11 के वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम केवल उन प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार बार से पूछे जाते हैं और उन्हीं में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वापस रिपीट हो जाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं की थीम्स पे आपके प्रश्न आ जाते हैं, जो कि उन्हीं को जान पहचान करके आप जो अपना आंसर बना के कायदे से लिख सकते हो, ताकि अपने आप को एक अच्छे नंबर के माफिक आप आंसर लिख पाओगे, राइट। सो कुछ रिपीटेड थीम्स होती है। जब आप 4-5 साल के पुराने पेपर देखते हो तो आपको पता लगता है कि आपको एटलीस्ट करने तो 5 प्रश्न ही हैं, तो आप आराम से उन प्रश्नों को भी तैयार कर लो, तो आपका एग्जाम जो आराम से आप टैकल कर सकते हो। ठीक है। सो इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ओरिएंटेशन इसका चेंज करना है, सो जस्ट गिव ए सेकेंड। यस, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। जो रेड बॉक्स में जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन पर आप काफ़ी ध्यान देंगे, है ना। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपका बार बार से पूछा गया है, सो इसको आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जस्ट आई हैव टू चेंज द मार्कर। ओके, सो राजा निर्वंशिया कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। सो देखिए, भूमिका क्या है कि राजा निर्वंशिया कहानी किनकी लिखी हुई? कृष्णा सोबती की। ठीक है, तो यह कहानी सत्ता, अहंकार और मानवीय अकेलेपन की त्रासदी को जो है उभारती है। इसकी मूल संवेदना बाहरी वैभव के भीतर छिपे आंतरिक शून्य से जुड़ी हुई है। बाहरी वैभव से जुड़े आंतरिक शून्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, सो राजा निर्वंशिया कहानी की मूल संवेदना बेसिकली क्या है कि ये सत्ता, अहंकार। निर्वंशिया का मतलब आप जानते होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत रीजनल टच लैंग्वेजेस से आप अगर जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि जो निर्वंशिया होता है वो उसका मतलब क्या होता है। निर्वंशिया का मतलब बेसिकली वो है जिसका कोई वजूद नहीं, या फिर वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी, महत्वाकांक्षी समझता हो। ठीक है, जो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करता, वो खुद के लिए अहंकार में डूबा हुआ होता हो। ठीक है, सो बेसिकली ये कहानी सत्ता, अहंकार और मानवीय अकेलेपन की त्रासदी को उभारती है। इसकी मूल संवेदना है बाहरी वैभव के भीतर छुपे हुए आंतरिक शून्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, सत्ता और अकेलापन। राजा निर्वंशिया शक्तिशाली कैरेक्टर है, संपन्न है। ठीक है ना, लेकिन भीतर से वो अकेला और क्या है, असंतुष्ट व्यक्ति है। ठीक है, उसका जीवन दिखाता है कि सत्ता सुख नहीं देती बल्कि संवेदनहीन बना देती है। ठीक है, निर्वंशिया किसका प्रतीक है? ठीक है, कहानी के शीर्षक में ही उसका मतलब छिपा हुआ है। निर्वंशिया का प्रतीक है जैसे वंशहीन राजा, भविष्य विहीन राजा, जिसका कोई भविष्य नहीं हो। ठीक है, ये नाम ही उसके अस्तित्वगत संकट का प्रतीक है। मानवीय संवेदना का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है कि राजा का व्यवहार कैसा है, कठोर है और आत्मकेंद्रित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निर्वंशीय का मतलब होता है जिसका कोई वंश नहीं हो, या फिर जिसको अपने वंश की परवाह नहीं हो। बेसिकली वह प्रजा को व्यक्ति नहीं वस्तु की तरह देखता है, क्योंकि वो एक स्वार्थी प्रवृत्ति का कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद स्त्री संवेदना और उपेक्षा जो यहाँ पे देखने को मिलती है कि कहानी में स्त्री सहचरी नहीं आती, जबकि सत्ता सुख का साधन है। मतलब वेमेन्स को जो है बेसिकली सहचरी नहीं माना जाता, वो एक सत्ता के सुख का साधन माना जाता है। तो ये बेसिकली कौन सी सोच है? ये बेसिकली पितृसत्तात्मक सोच की क्या है, आलोचना यहाँ देखने को मिलती है आपको। कृष्णा सोबती की कहानी, तो यहाँ पे महिलाओं का जिक्र डेफिनेटली होगा। अस्तित्ववादी पीड़ा यहाँ पे देखने को मिलती है। अंततः राजा जो बेसिकली किससे पीड़ित होता है? भय, असुरक्षा और शून्यता से घिरा रहता है। ठीक है, भय, असुरक्षा, शून्यता से घिरा रहता है। सत्ता उसे अर्थहीन जीवन से नहीं बचा पाती। ठीक है, मतलब मीनिंगफुलनेस जो उसकी लाइफ से खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष राजा निर्वंशिया की मूल संवेदना सत्ता, निरर्थकता, मानवीय संवेदना की आवश्यकता है। यह आधुनिक मनुष्य की अकेली आत्मा की कहानी है कि आज इतने सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, बट फिर भी व्यक्ति जो है अकेलापन फील करता है। बेसिकली ये कहानी कहीं न कहीं उसी पॉइंट पे जाकर के टकराती है। ठीक है, तो कृष्णा सोबती की ये कहानी काफ़ी बार बार पूछी जाती है। निर्वंशिया नामक कहानी से अगर कोई प्रसंग आता तो आप उसको आधार बना के यहाँ से लिखोगे, राइट नाउ। हंसा जाई अकेला कहानी के पात्र। हंसा का चरित्र में जो है चित्रण यहाँ पे अपने को करना है। हंसा जाई अकेला कहानी है, उसका केंद्रीय पात्र है हंसा। ठीक है, इसका चरित्र चित्रण की हंसा बेसिकली किस तरह का कैरेक्टर है। ठीक है, तो भूमिका में लिखेंगे हंसा जाई अकेला में हंसा केंद्रीय पात्र है। ठीक है, उसका चरित्र संघर्षशील, संवेदनशील और आत्मनिर्भर स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। अब संघर्षशील व्यक्तित्व है उसका। ठीक है, हंसा बेसिकली संघर्ष करती है क्योंकि वह सामाजिक उपेक्षा का शिकार होती है, आर्थिक कठिनाइयों से वो जूझती है, फिर भी वह टूटती नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली सेल्फ रेस्पेक्ट वाली इंसान है। ठीक है, आत्मसम्मान। हंसा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती क्योंकि वो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली इंसान है। वह अपमानजनक सहानुभूति को अस्वीकार करती है।
अपमानजनक सहानुभूति का मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई उसका अपमान करे और फिर सहानुभूति जताए तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, यह उसका स्वाभिमान दर्शाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, झांसी की रानी या फिर आप समझो कि जो भी महिलाएं जो अपनी अपनी गरिमा के लिए खड़ी हुई, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुई, उस टाइप की कैरेक्टर है हंसा। ठीक है, अकेलेपन की चेतना यहाँ देखने को मिलती है कि कहानी का शीर्षक हंसा के जीवन सत्य को व्यक्त करता है। वह अकेली है लेकिन कमजोर नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको भावनात्मक गहराई भी देखने को मिलती है कि हंसा के भीतर पीड़ा, स्मृति और मौन सब एक साथ चलते हैं। ठीक है, उसकी चुप्पी भी बोलती है कि हंसा बोलती नहीं, फिर भी उसका संघर्ष दिखता है, वो भीतर में कितना गहराई से वो पीड़ित है, या फिर उसके मन में जो भी चीज़ें चल रही होती है वो भी वहाँ पे साफ साफ नजर आता है। कहते हैं ना कि मौन की भाषा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो वैसा ही पात्र जो है हंसा भी है। ठीक है, स्त्री चेतना का प्रतीक भी वो है कि हंसा परंपरागत सहनशील स्त्री नहीं है बल्कि निर्णय लेने वाली स्त्री है। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि हंसा का चरित्र आधुनिक स्त्री की आत्मचेतना और संघर्ष का सशक्त रूप है। वह कहानी की आत्मशक्ति है। ठीक है, तो आपको इसका हंसा कैरेक्टर आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा कि हंसा किस तरह के कैरेक्टर है। ठीक है, तो हंसा कहानी पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आता तो आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि वही उन्हीं थीम्स पे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। गोरैया कहानी पर भी आपको बार बार प्रश्न देखने को मिले हैं, तो गोरैया कहानी की अभिव्यक्ति समस्या पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो गोरैया कहानी की अभिव्यक्ति समस्या का मतलब यह है कि यहाँ पे क्या शो करने का प्रयास किया पूरी कहानी में। तो भूमिका कैसी है कि गोरैया कहानी सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। ठीक है, इसमें गरीबी, पारिवारिक असुरक्षा और मानवीय व्यवस्था की समस्या उभरती है। जैसे आर्थिक समस्याएं क्या क्या है यहाँ पर कि कहानी में पात्र सीमित साधनों अस्थायी रोजगार पर निर्भर है। ठीक है, आर्थिक संकट यहाँ देखने को मिलता है। आर्थिक संकट जैसे कि आर्थिक संकट पारिवारिक तनाव पैदा करता है, परिवारों का विघटन हो जाता है जिसमें अभाव और संबंधों में कटुता आ जाती है, प्रेम बेसिकली बोझ में बदल जाता है। ठीक है, स्त्री जीवन की पीड़ा भी यहाँ देखने को मिलती है आपको। स्त्री सबसे अधिक प्रभावित इसमें होती है। ठीक है, गोरैया नाम से पता लग रहा होगा कि गोरैया एक प्रतीक मात्र है। ठीक है, बट यहाँ पे स्त्री को जो है गोरैया बताया गया है, तो गोरैया बेसिकली फीमेल है, तो यहाँ पे स्त्री के जीवन भी है यहाँ पे दिखता है आपको। वह त्याग करती है लेकिन उपेक्षित रह जाती है ना, उपेक्षित रहती है वो। सामाजिक असंवेदनशीलता भी यहाँ दिखाई जाती है कि समाज यहाँ पर किस तरह मौन दर्शक की भांति खड़ा रहता है और कोई सहायता नहीं करता है, कि सामाजिक असंवेदनशीलता यहाँ दिखती है। समाज सहायता नहीं करता, केवल जो है तमाशा देखता है। ठीक है, नाउ यथार्थवादी शिल्प है बेसिकली इसका नब समझ में भी आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें अपने को समाज में देखने को मिलती है। तो यथार्थवादी शिल्प भी है इस कहानी में कि कहानी में कोई नाटकीयता नहीं है बल्कि जो उसका जो कथानक है वो बेसिकली मार्मिक चित्रण करता है। ठीक है, निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि गोरैया आम आदमी की मौन त्रासदी है। क्या है? आम आदमी की मौन त्रासदी की कहानी है। यह सामाजिक ढांचे की संवेदनहीनता को भी उजागर करती है। ये कहानी जो बेसिकली क्या है कि समाज में किस तरह की मूढ़ता है कि समाज किसी के पक्ष में आकर के बोलता नहीं है, वो तमाशा ही देखता है लोगों का। राइट, तो गोरैया कहानी बेसिकली इसी का प्रतीक लेकर के इसमें आती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। इसके बाद क्लोड इथरली के पात्रों को सामाजिक बोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्लोड इथरली बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करता है, जैसे कोई अंग्रेजी टाइप का नाम हो, बट ये क्वेश्चन इतना पूछा नहीं गया, बट स्टिल मैंने इसका आंसर दिया, क्या पता पूछ ले, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ये क्वेश्चन आया था 2025 का जो जून वाला सेशन था, तो इसमें एक क्वेश्चन था, तो क्या पता इस बार रिपीट हो जाए, तो ये मैंने इसको यहाँ दे दिया, तो शायद इसको यहाँ से अपन रीड कर लेंगे इसको। बाकी जो आपके जो 7th क्वेश्चन होता है उसमें आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं इसमें से 2 करने होते हैं, तो यहाँ पे अपन चारों क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें से कई बार जो है रिपीट बड़े क्वेश्चन में भी हो जाता है, छोटे क्वेश्चन में तो अक्सर ही पूछ ही लेते हैं। तो इनमें जिनमें रेड बॉक्सेज है ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, सो इन पर भी अपन थोड़ा निगाह डाल लेंगे। तो क्लाउड इथरली के पात्रों के सामाजिक बोध को रेखांकित कीजिए। तो बेसिकली क्लाउड इथरली जो है बेसिकली निर्मल वर्मा की कहानी है। ये नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानियों में से एक है। ठीक है, इसके पात्र शहरी मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि है। कहानी का मूल स्वर आधुनिक व्यक्ति का सामाजिक मानसिक बोध है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो क्लाउड इथरली जैसे कि नाम से पता लग रहा है, नई कहानी आंदोलन बेसिकली शहरों में जो उस टाइम पे स्थिति चल रही थी उसका जिक्र ज़्यादा करती है। तो आधुनिक जो व्यक्ति था बेसिकली उसका सामाजिक और मानसिक बोध जो है इन कहानियों में व्यक्त होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आधुनिकता के कारण जहाँ व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं से बंध जाता है, अपनी महत्वाकांक्षा का ज़्यादा पोषण करता है, वहीं कहीं ना कहीं वो समाज का भी एक विचार मंथन उसके दिमाग में करता है, बट वो एक्चुअल में समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए सामाजिक, ठीक है, और मानसिक द्वंद्व जो है
इस नई कहानी के पात्रों में नजर आता है। यहाँ के लेखक भी इन कहानियों को ही ज़्यादा लिखते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि आधुनिक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक मानसिक बोध किस तरह का क्या होता है। तो ये क्लाउड इथरली जो कहानी बेसिकली इसी तरह की है, ठीक है। नाउ इसके बाद में अपन मूव करें आगे, तो देखो शहरी मध्य वर्ग की चेतना कैसी होती है कि शहर का मध्यम वर्ग बेसिकली कैसा होता है, शिक्षित होता है, सभ्य होता है, आधुनिक सभी दिखते हैं, ठीक है। पर भीतर से वो असंतुष्ट होते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या है, असंतुष्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का पात्र है। वे समाज में रहते हुए भी उसी से कटे हुए रहते हैं। ये बात सत्य है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, अपन सब फील करते हैं। आज भी अपन अगर शहरों में रह जाते हैं तो अपने को ये फील होता है कि जैसे इंसान है होने के बावजूद भी इंसानियत रही नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी बहुत बार, ठीक है। बट नॉट ऑलवेज ट्रू, बट स्टिल ये चीज़ लार्जली अपने को दिखती है, ठीक है। संबंधों में शून्यता दिखती है क्योंकि स्वार्थ से लबालब इंसान है, तो फिर वहाँ पे पति पत्नी मित्रता प्रेम आदि के औपचारिक रिश्ते बन गए हैं। बट यहाँ पे एक्चुअल में इन रिश्तों में नरमाहट है कि नहीं, जो रिश्ते हैं उनमें एक एहसास है कि नहीं, वो नहीं है। तो संबंधों में बेसिकली क्या है, शून्यता है ना। भावनात्मक संवाद का यहाँ अभाव हो जाता है और सामाजिक अलगाव को जन्म देता है, ठीक है। परिवार में 5 लोग हैं बट वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो ये क्या है, सामाजिक और पारिवारिक अलगाव है कि विद इन सोसाइटी एंड विद इन फैमिलीज देयर आर नो एनी बॉन्ड बिटवीन पीपल्स, राइट। सो यहाँ पे भावनात्मक संवाद का अभाव हो जाता है कि वहाँ पे कोई इमोशनल किसी का टच नहीं है, राइट, ऐसे। इसके बाद अकेलापन और असुरक्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। डेफिनेटली पात्र भीड़ में रहते हुए भी अकेले असुरक्षित महसूस करते हैं। ये आधुनिक समाज की केंद्रीय समस्या है, ऑब्वियस सी बात है, कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट। इसके बाद सामाजिक जिम्मेदारी से पलायन भी यहाँ देखने को मिलता है कि पात्र सामाजिक प्रश्नों से बचते हैं, वे न्याय को देखते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करते। यही तो बात होती है आज भी कि अपन सामाजिक अन्याय को अपन आज भी देखते हैं बट उसके प्रति रेस्पॉन्सिव नहीं होते या फिर अपन उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। सोशल मीडिया पे तो अपन कमेंट्स में जाकर के बहुत कुछ लिख देते हैं बट स्टिल एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे अपने साथ में कोई सामने स्थिति कोई गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ पे अपन अपने जो है साइड से रास्ता काट के निकल जाते हैं वहाँ से, या फिर उसको तमाशा बन करके तमाशबीन बन के देखेंगे और आराम से वहाँ से मूव कर जाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली इस कहानी में भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है। शहरी पात्र है तो शहरी पात्र कैसे होते हैं कि वो अन्याय को देखते हैं लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं करते। तो प्रतीकात्मकता क्या है बेसिकली क्लाउड की, तो क्लाउड का मतलब होता है धुंधला सा, अस्पष्ट, अनिश्चित, और यही तो शहरी पात्र होते हैं। तो प्रतीकात्मकता है कि धुंध, अस्पष्टता, अनिश्चितता का प्रतीक है। पात्रों का जीवन भी वैसा ही है। बात बिल्कुल सच के नजदीक नजदीक जो है जान पड़ती है, राइट। तो निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं फिर, क्लाउड हिदरली के पात्र आधुनिक समाज की संवेदनहीन भ्रमित चेतना को व्यक्त करते हैं। कहानी सामाजिक बोध की मौन आलोचना है ना, साइलेंटली क्रिटिसिज्म करती हुई कहानी सी है बेसिकली, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल से थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है ना, तो आपको कुछ अलग नहीं करना है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी थोड़ा इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो ये कंटेंट बेसिकली आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ही देखने को मिल रहा होगा क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि आप एक 30 मिनट की वीडियो में आप एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस उसको कवर करके एक एनालिसिस के साथ में भी तो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ दे सको। और आप देख रहे हो वीडियो से आपको कितना बेनिफिट भी मिला है लास्ट टाइम, और जो वही सारे प्रश्न आपके रिपीट हो जाते हैं या फिर आप इतना कंटेंट इन वीडियोज़ में आराम से पढ़ लेते हो कि आपको कहीं ना कहीं आपके प्रश्न सोल्व करने के कंडीशन में आप आ जाते हो। सो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक नम्र निवेदन है कि इस चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, राइट। सो आइए आगे मूव करते हैं। नाउ हरिबिंदी जो है कहानी बेसिकली स्त्री दृष्टि इस कहानी में जो है निखर के आती है। यहाँ पे हरी बिंदी का मतलब क्या, बिंदियाँ महिलाएं लगाती है, ठीक है। और हरी है बिंदी भी, इसका मतलब है कि प्रतीकात्मक कहानी है, ठीक है। ये कहानी बार बार पूछी गई है आपको, तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो भूमिका कैसी है इसकी कि हरी बिंदी कहानी स्त्री जीवन की आंतरिक संवेदना को केंद्र में रखती है। यह कहानी स्त्री दृष्टि की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, ठीक है। देखो हिंदी साहित्य में जब आंसर लिखते हो ना तो आंसर की भाषा ही आपको नंबर दिलाती है। तो भाषा इतनी साधारण सहज और प्रभावशील और इतनी प्रभावशाली होना चाहिए कि समझ में आ जाए कि हाँ यार ये इस लैंग्वेज में कुछ दम है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आराम से बहुत साधारण सी लैंग्वेज लिखी हुई है बट ये इफेक्टिव है ना, प्रभाव पैदा करती है जो पढ़ने वाला होता है उसके ऊपर, राइट। तो हरिबिंदी कहानी स्त्री जीवन की आंतरिक संवेदना को केंद्र में रखती है। यह कहानी स्त्री जीवन की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, स्त्री का आंतरिक संसार। तो बेसिकली स्त्री केवल पत्नी माँ नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति भी है। कहानी उसके मन के द्वंद्व को उभारती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आप आराम से इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि स्त्री का अपना भी संसार होता है, राइट। वो एक पत्नी और माँ के अलावा भी उसका अपना जीवन भी होता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रतीकात्मक है बिंदी, हरी बिंदी सौंदर्य का नहीं बल्कि पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है, ठीक है। पितृसत्तात्मक दबाव यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि स्त्री से त्याग और सहनशीलता की अपेक्षा करता है समाज, उसकी खुद की इच्छाएं जो है गौण मानी जाती है।
और महिलाएं सबसे बड़ी बात तो है कि इतना भोलापन महिलाओं में होता है कि वो उसको सहन भी कर जाती है। तो ये चीज़ है, पुरुषों को समझनी चाहिए, उन व्यक्तियों को समझनी चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ जाकर के कुछ भी चीज़ें करने के लिए बेताब हो जाते हैं। फिर उनको थोड़ा सहनशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए उस वर्ग के प्रति जो उनका इतना जो है ठीक से ख्याल रखती है, राइट। सो बेसिकली मौन प्रतिरोध यहाँ पे देखने को मिलता है कि मौन प्रतिरोध, स्त्री खुला विद्रोह नहीं करती, ठीक है, लेकिन उसका मौन प्रतिरोध बन जाता है कि एक महिला क्या कर सकती है, मतलब वो मौन हो सकती है, इससे बड़ा प्रतिरोध कुछ हो नहीं सकता कि साइलेंस की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो वो एक मौन प्रतिरोध यहाँ पे दर्शाती है इस कहानी के अंदर। आधुनिक स्त्री चेतना यहाँ देखने को मिलती है कि कहानी की स्त्री आत्मचेतस है और प्रश्नानुकूल है, वह अपनी पहचान खोज रही है। निष्कर्षतः क्या कह सकते हो कि हरी बिंदी स्त्री दृष्टि की संवेदनशील और गरिमामय प्रस्तुति है। यह कहानी स्त्री को वस्तु नहीं बल्कि व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो हरी बिंदी कहानी पर आप लिखोगे तो आपको काफ़ी सारा कंटेंट इसमें मिल गया, आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। डेफिनेटली आप इस पर आराम से आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। देखो, क्योंकि साहित्य में हर चीज़ एक्सेप्टेबल है, आप जो चीज़ लिख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपका दृष्टिकोण विकसित हुआ है, और आपने कोई अलग से विकसित नहीं किया, वो समाज ने विकसित किया, समाज से ही कहानियाँ बन के आती है। तो आप अपने तरीके से इसको आराम से लिख सकते हो। हाँ, इसके बाद जब कहानी आंदोलन पढ़ते हैं तो नई कहानी आंदोलन जो है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये प्रश्न भी बार बार आपका पूछा गया है ना, बड़े क्वेश्चन में भी आता है, ऑप्शन में भी आता है, तो आप इसको यहाँ से इसकी भूमिका बना दोगे, ठीक है। नई कहानी आंदोलन भूमिका कैसी? नई कहानी आंदोलन आपके 1950 से 60 के दशक में उभरा। यह स्वतंत्रता पश्चात समाज की नई संवेदना का साहित्यिक रूप है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, 1950-60 का दशक वो दशक है जब देश आज़ाद हो चुका है। मतलब ये है कि अंग्रेजों का कोई दबाव नहीं है, समाज अपने में खुद में जीना स्टार्ट किया है। तो अब नए शहरों में, गाँव में अलग अलग जो एक अलग ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो वो एक स्वतंत्रता के पश्चात जो नई संवेदना जगी या नई चेतना जगी शहरों में, गाँव में, और जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई उनके ऊपर इन कहानियों को लिखा गया था, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या प्रश्न भी रहती है इन कहानियों की कि नई कहानियों के अंदर स्वतंत्रता के बाद जो शहरीकरण, बेरोजगारी, मध्यम वर्ग के संकट जो आया और पुराने आदर्श जो टूट रहे थे उनको पृष्ठभूमि बना करके कहानियां लिखी जा रही थी, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं क्या रही नई कहानी की? तो नई कहानी की विशेषताओं में आपको नजर आता है व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण, क्योंकि व्यक्ति अब अपने विकास पर ध्यान दे रहा है। आंतरिक यथार्थ नजर आ रहा है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति के पास संघर्ष नहीं, अब समय है सोचने का, तो वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा है। उसकी सपाट और सादी भाषा है यहाँ पे, तो ये इसकी नई कहानी आंदोलन की भी प्रमुख विशेषताएं बन जाती है, ठीक है, कि व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण होता है, आंतरिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और सपाट और सादी भाषा यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रमुख रचनाकार कौन रहे हैं इस आंदोलन के? तो आपके निर्मल वर्मा काफ़ी बड़े रचनाकार रहे हैं, मोहन राकेश जो नाटक भी काफ़ी लिखे हैं उन्होंने, वो भी इसके रचनाकार रहे हैं, कमलेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध है, और राजेंद्र यादव भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो रचनाकार रहे हैं इस दौरान, नई कहानी आंदोलन के दौरान, आज़ादी के बाद जो साहित्य लिखा गया उस दौरान, ठीक है। इसके बाद कथ्य में परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है कि अब कहानी आदर्श नहीं जीवन सत्य को दिखाती है। कि प्रेमचंद लिख रहे थे 1920 से 1935 के बीच में, तो आदर्श और यथार्थ का मिक्सअप वो लिखते थे। बट आज जब आज़ादी मिल गई तो यथार्थ जो है साहित्य में उतर के आने लगा, और इन्हीं लेखकों ने जो है यथार्थ को लिखना स्टार्ट किया है। वो कोई नैतिक मूल्य स्थापित नहीं करना चाह रहे थे समाज को अपना साहित्य में लिख करके, जबकि वो यथार्थ का प्रक्षेपण कर रहे थे, यथार्थ को जो अपनी कहानियों में लिख रहे थे कि जो अब जो थोड़ा मतलब स्वतंत्रता के बाद जो चीज़ें चेंज हो रही है उसको उन्होंने अपनी भावभूमि बनाया और उस पर लिखना स्टार्ट किया। तो नायक यहाँ पे असफल भी होता है और दुविधाग्रस्त भी होता है। बेरोजगारी से व्यक्ति असफल हो जाता है, दुविधाग्रस्त रहता है, उसके पास पैसे नहीं है, आकांक्षाएं ज़्यादा है, राइट, द्वंद्व से गुजर रहा है, मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा है ना, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है इन कहानियों के अंदर। आलोचना क्या है कि कुछ आलोचकों ने कहा कि ये पलायनवादी साहित्य था, पर यह सच में तो ईमानदार यथार्थ का साहित्य ही था, राइट, ठीक है। आलोचक भी होते हैं जिन्होंने कहा कि ये जो कहानीकार है बेसिकली है मूल समस्याओं से इतर हटके अपने मन में डूबे हुए हैं बेसिकली। बट ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ही सत्य है कि ये यथार्थ का ही साहित्य था। उस टाइम बेसिस यह बन रही थी कि व्यक्ति खुद के लिए खुद के अंदर ही सोचने को मजबूर हो रहा था। तो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि नई कहानी आंदोलन आधुनिक हिंदी कहानी की दिशा बदलने वाला आंदोलन है। इसने व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई को साहित्य का केंद्र बनाया। सही बात है, इंटरनली जो आदमी सोच रहा है, मन के भीतर तो कोई झांकता नहीं है ना, बट साहित्यकार के अंदर वो दृष्टि होती है कि वो उसमें झांक करके लिख पाता, तो उन्होंने इन कहानियों को लिखा है, ठीक है। तो ये आंतरिक सच्चाई को साहित्य का केंद्र बनाया इस टाइम के या इस आंदोलन के जो कहानीकार हुए उन्होंने, लेखकों ने, ठीक है ना। इसके बाद एक कहानी आपकी डिप्टी कलेक्टरी है ना, ये कहानी भी बार बार रिपीटेडली पूछी गई है। तो डिप्टी कहानी की संवेदना क्या है? संवेदना का मतलब है इस कहानी का बेसिकली मोटो क्या है ना, क्या दिखाने का प्रयास किया गया इसमें। तो डिप्टी कलेक्टरी बेसिकली फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु वो वही रेणु है जिन्होंने मेलांचल उपन्यास लिखा है, ठीक है। नाउ
सो यह कहानी ग्रामीण समाज, प्रशासन और आम जनता के बीच के संबंधों को उजागर करती है ना। कलेक्टरी जो शब्द है ना बेसिकली गाँव में ज़्यादा चलता है कि और कलेक्टर साहब या फिर और मतलब कलेक्टर जो है ना बेसिकली गाँव में ज़्यादा चलता है। तो ये ग्रामीण और फणीश्वरनाथ रेणु आप जानते हो, ये जो है बेसिकली ग्रामीण समाज पर ही ज़्यादा लिखते हैं, राइट। तो ग्रामीण समाज और प्रशासन में कैसा लिंक होता है, आम जनता के बीच में उसमें उनके संबंध किस तरह होते हैं, वो कहानी का मूल संवेदना बन के आती है। तो इसकी मूल संवेदना मानवीय करुणा और सामाजिक अन्याय से जुड़ी हुई है, ठीक है। नाउ कहानी का सामाजिक परिवेश कैसा है, तो कहानी का परिवेश है गांव का है, गांव दिखता है, यहाँ पे कचहरी दिखती है और सरकारी दफ्तर इस कहानी में दिखते हैं। यहाँ प्रशासन आम जनता से दूर और असंवेदनशील दिखाया गया है। अब डिप्टी कलेक्टर है तो डिप्टी कलेक्टर का चरित्र कैसा है, तो डिप्टी कलेक्टर का पद गाँव के अंदर ऑब्वियस बात बहुत बड़ा पद है, पद में ऊंचा है, लेकिन मानवीय रूप से वो कठोर और अहंकारी है। अब देश की आज़ादी हुई है, बड़ा नया नया चीज़ें चेंज हो रही है, उस टाइम पे आप देखो कि उस टाइम के कलेक्टर की हैसियत कितनी बड़ी ज़्यादा होती होगी, राइट। तो वो कलेक्टर वाले मूड में है बेसिकली कि पूरी तरह से वो एकदम जो लाडसा वाली जो है मेंटेलिटी के अंदर है, फिर उस ओरा के अंदर है बेसिकली। तो वह कानून को मान्यता से ऊपर रखता है कि मानव नीचे है, छोटा है, उसका कानून उससे बड़ा है, ठीक है। आम जनता की पीड़ा यहाँ पे कैसे देखने को मिलती है, तो ग्रामीण पात्र भयभीत रहते हैं, असहाय महसूस करते हैं, उनकी समस्याएं फाइलों में ही दब जाती है। यहाँ पे न्याय ताकतवर के पक्ष में चला जाता है। तो शक्ति उधर मतलब यहाँ एक राम की शक्ति पूजा में भी एक आती है ना कि जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति जाके खड़ी हो जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे न्याय जो ताकतवरों के पक्ष में जाता है, जो पैसे धनबल से ज़्यादा ताकतवर होते हैं उनके पक्ष में जाके खड़ा होता है, राइट। करुणा और व्यंग्य भी यहाँ आपको देखने को मिलता है कि कहानी में तीखा व्यंग्य, गहरी करुणा साथ साथ चलती है, ठीक है। करुणा और व्यंग्य भी यहाँ देखने को मिलता है। ये व्यंग्य तो है पूरा कहानी कि गांव में किस तरह जो है मतलब गांव में नहीं, ग्रामीण समाज में किस तरह की स्थिति बन जाती है लोगों की जब वो अपना जो है हक जो है नहीं प्राप्त कर पाते, ठीक है। तो लेखक व्यवस्था की अमानवीयता को उजागर करता है, राइट, अमानवीयता को ही उजागर करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, तो रेणु ने तो न तो अतिरंजनावाद को न ही आदर्शवाद को यहाँ उठाया है, जबकि यह कहानी जीवन की सच्चाई से जुड़ी हुई है, या ये कहानी जीवन से उठी सच्चाई है, ठीक है। निष्कर्ष तक क्या कह सकते हैं, तो डिप्टी कलेक्टरी सत्ता और संवेदना के टकराव की कहानी है। यह प्रशासन व्यवस्था की मानवीय विफलता को उजागर करती है। यह प्रशासनिक व्यवस्था की मानवीय विफलता को जो है उजागर करती है, ठीक है। इसके बाद एक कहानी आपकी तीसरी कसम कहानी में आप देखोगे तो ये तीसरी कसम कहानी भी आपकी फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी है। अत्यंत ही संवेदनशील कहानी है ये ग्रामीण सरलता और शहरी छल के द्वंद्व को प्रस्तुत करती है। तीसरी कसम, राइट, नाम से पता लग रहा होगा, 3 बात करने वाले लोग शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसा जनरली एक आइडिया है लोगों के अंदर, ठीक है। क्योंकि शहर बहुत बड़ा होता है, कोई कुछ भी कहते और गायब हो जाए पता नहीं लगता है। तो तीसरी कसम उस तरह जो मैं आपको लिंक करवा रहा हूँ जस्ट कि आप सोच सकोगे वहाँ पे जब एग्जाम में आप लिख रहे होंगे तब, ठीक है। नाउ हीरामन का चरित्र, तो तीसरी कसम में एक हीरामन नाम का कैरेक्टर है, इसका चरित्र कैसा है, तो हीरामन क्या है, बेसिकली गाड़ी वाला है, एक गाड़ीवान सरल ईमानदार व्यक्ति है। उसके लिए वचन और धर्म बराबर है कि जो बोल दिया वही उसका धर्म है, ठीक है, 2 बात नहीं बोलेगा, एक ही बात बोलेगा। पहली और दूसरी कसम, ठीक है, उसके नैतिक जीवन से जुड़ी हुई है, ठीक है। पहली और दूसरी कसम उसके नैतिक जीवन से जुड़ी हुई है। एक हीराबाई का चरित्र है, एक जो है हीराबाई का चरित्र है, ठीक है। ये नोटिंग की कलाकार है, बाहर से चकाचौंध और भीतर से अकेली और पीड़ित है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अकेला और पीड़ित व्यक्ति कौन होगा, शहर का ही होगा, ठीक है। तीसरी कसम का अर्थ क्या है कि हीरामन की तीसरी कसम प्रेम न करने की नहीं, विश्वास न करने की है ना। यह कसम टूटे सपनों की पीड़ा से जन्मी है। ग्राम्य संवेदना यहाँ देखने को मिलती है कि रेणु की आंचलिक भाषा कथा को जीवंत बनाती है, लोक जीवन पूरी आत्मीयता के साथ उभरता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि तीसरी कसम प्रेम, विश्वास और टूटन की कहानी है। यह ग्रामीण मन की निष्कलुता और संवेदना को अमर बनाती है कि ग्रामीण व्यक्ति का मन जो है बेसिकली कैसा है, कितना निष्कलुष है या फिर कितना निस्वार्थी टाइप का होता है, वो यहाँ इसमें देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। डिप्टी कलेक्टर में मोहभंग और निराशा कैसी है, ये भी पूछा गया है ना। संवेदना तो पूछी गई है डिप्टी कलेक्टर की, बट उसमें मोहभंग और निराशा को भी पूछा गया है। तो देखो मैंने आपको ऊपर बताया इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताया है ना। इसका केंद्रीय भाव कैसा है कि मोहभंग और निराशा ही है, क्योंकि जब न्याय नहीं मिल पाता लोगों को तो फिर वो मोहभंग हो जाएंगे, उस प्रशासनिक व्यवस्था से, उस न्याय व्यवस्था से उनका जो है मोहभंग हो जाता है, वो निराश हो जाते हैं। तो यह मोहभंग किससे है, प्रशासन से है, न्याय व्यवस्था से है। जनता का मोहभंग, लोग न्याय की आशा को लेकर आते हैं लेकिन अपमान और उपेक्षा मिलती है। तो व्यवस्था की कठोरता, अधिकारी नियमों में उलझे मानव पीड़ा गौण बन जाती है ना। व्यवस्था कठोर है तो क्या होगा, अधिकारी नियमों में उलझ जाते हैं या उलझाते हैं
तो मानवीय पीड़ा यहाँ पे गौण बन जाती है कि मनुष्य पीड़ा में है, उसका कोई समाधान नहीं, बट वो नियमों को ही सुलझाते रह जाते हैं, वो नियम काम के नहीं होते हैं फिर वहाँ पे, ठीक है। वो नियम किस काम के, जो लोगों के काम ही ना आ सके, तो ये व्यवस्था की कठोरता को दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। निराशा का प्रभाव, जस्ट गिव ए सेकेंड। निराशा का प्रभाव देखिए, पात्र यहाँ पे चुप हो जाते हैं, विद्रोह नहीं, यहाँ पे आत्मसमर्पण होता है। तो निराशा का प्रभाव ये होता है कि पात्र चूंकि असहाय है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। क्रांति एकदम से नहीं होती, क्रांति करने के लिए आपको धन बल इकट्ठा करना पड़ता है या फिर जन समर्थन जुटाना पड़ता है। तो निराशा का प्रभाव यहाँ पे क्या होगा कि अकेला व्यक्ति बाहर नहीं पड़ सकता। बात वही है कि यहाँ पे पात्र क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। यहाँ पे विद्रोह नहीं, आत्मसमर्पण होता है। आत्मसमर्पण किसके प्रति, कठोर व्यवस्था के प्रति, कि ठीक है अब नियति ने यही फिक्स किया तो ठीक है, ऐसा। तो आत्मसमर्पण। लेकिन लेखक की दृष्टि कैसी है, रेणु व्यवस्था पर सीधा हमला नहीं करते, वे यथार्थ को सामने रखते हैं कि हाँ सच तो यही है। ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ पे आदर्शवाद स्थापित कर दे कि चलो क्रांति करवा दे लास्ट में, आपको कहानी में एक अलग मोड़ देके आपको खुश करके भेज दे लेखक, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यथार्थ को ही जो है रेणु यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टरी जो है व्यवस्था से टूटते विश्वास की कहानी है। यह मोहभंग समाज की गहरी त्रासदी को जो है उजागर करता है, ठीक है। तो ये जो मोहभंग आपको समाज की गहरी त्रासदी से उजागर करता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद तीसरी कसम कहानी की ग्राम संवेदना और आंचलिकता, इस पे अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हंसा जाई अकेला, कहानी के प्रमुख पात्र हंसा की व्यक्तिगत विशेषताएं अपन ने जान ली। गोरैया कहानी का शिल्प और ज्ञान रंजन की कहानी बहिर्गमन, ये तो आपका ये प्रश्न पूछा नहीं गया बार बार से स्टिल, फिर भी हंसा की जो पात्र की जो अपन ने विशेषताएं देख ली वैसे, है ना। इसे आप फिर से रीड कर सकते हो क्योंकि बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद अपन आगे चलें तो जस्ट गिव ए सेकेंड। गोरैया कहानी का शिल्प या संवेदना अपन ने देखी। शिल्प कैसा, शिल्प का मतलब यह है कि कहानी किस तरह लिखी गई है, ठीक है। कहानी में किस तरह की भाषा है, कौन से प्रतीक है, किस तरह लिखा गया है, ठीक है। शिल्प का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसकी बनावट कैसी है, ठीक है। शिल्प का मतलब है बनावट से, ठीक है। नाउ गोरैया कहानी अपने संवेदनात्मक शिल्प के कारण विशेष महत्व रखती है। इसमें शिल्प और संवेदना का गहरा समन्वय दिखाई देता है। शिल्प और संवेदना दोनों ही गुथी हुई है, उनमें गहरा कहीं ना कहीं एक जोड़ दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रतीकात्मक शिल्प भी है, जैसे कि गोरैया केवल एक पक्षी नहीं है बल्कि नारी जीवन, असुरक्षा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। मैंने आपको पहले ही बताया गोरैया का मतलब है एक चिड़िया ही नहीं, चिड़िया मात्र नहीं है। गोरैया तो केवल एक प्रतीक है, किसका, स्त्री का, नारी का प्रतीक है। तो नारी जीवन में जिस तरह असुरक्षा होती है तो गोरैया भी तो असुरक्षा से पीड़ित रहती है, राइट। तो गोरैया का उड़ जाना स्त्री की चुप पीड़ा, सामाजिक उपेक्षा का संकेत देता है, ठीक है। गोरैया का उड़ जाना क्या है, स्त्री की चुप पीड़ा, यानी चुपचाप जो सहती रहती है स्त्री, उसकी पीड़ा और सामाजिक उपेक्षा का संकेत देता है, ठीक है। कथा वस्तु की संक्षिप्तता कैसी, कहानी में अनावश्यक घटना ही नहीं है, कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता नई कहानी शिल्प की पहचान है, ठीक है। कम शब्दों में जो बहुत बड़ी बात कह देना, ऐसा। आंतरिक कथनियां देखने को मिलते हैं, इनर मोनोलॉगी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जो अंतर बात करते रहते हैं ना अपन भी कभी कभी, तो उसको इनर मोनोलॉगी बोलते हैं, जहाँ एक ही व्यक्ति अपने मन के अंदर बात करे जा रहा है। तो बाहरी घटनाओं से अधिक पात्रों की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया गया है, और ये मानसिक स्थिति व्यक्त करती है कि अंदर व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये उसकी मानसिक स्थिति दिखाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यह शिल्प पाठक के भीतर प्रवेश कराता है, ठीक है। भाषा और शैली कैसी है, तो भाषा देखा जाए तो सरल, बोलचाल की भावनात्मक है, संवाद यहाँ पे कम है, संकेत अधिक है। क्यों, क्योंकि अंदर ही अंदर व्यक्ति सोच रहा है अपने मन के अंदर, तो यहाँ पे संकेतों वाली भाषा जो है ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। वातावरण का सृजन कैसा है, तो घरेलू वातावरण है, साधारण दृश्य है, यहाँ पे छोटी घटनाएं हैं, ये सभी मिलकर जो गहरी संवेदना रचते हैं। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि गोरैया कहानी का शिल्प कैसा है, प्रतीकात्मक है, संवेदनात्मक और संक्षिप्त है, कि यहाँ पे प्रतीक के रूप में है, ये संवेदना से काफ़ी गहरा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक क्रिस्प संक्षिप्त जो है इसका शिल्प है। तो शिल्प पाठक को सोचने पर विवश करता है। तो जो कांटा होता है ना, कांटा चुभता जब एड़ी में है ना, तो वो दर्द थोड़ा ज़्यादा अच्छा, मतलब काफ़ी पेनफुल होता है वो बेसिकली। तो ये संक्षिप्त शिल्प का यही प्रमाण है कि ये छोटा शिल्प जो है व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है पढ़ने के बाद में। तो इस तरह का इसका शिल्प है गोरैया कहानी का। गोरैया भी छोटी होती है, शिल्प भी छोटा है, और प्रभाव ज़्यादा आ रहा है उसका, ठीक है ना। बोलने वाली औरत में निहित स्त्री संवेदना को विश्लेषित कीजिए, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस पर पढ़ाई करते हैं अपन, है ना। बेसिकली देखो, बोलने वाली औरत समझ में आ रहा होगा कि जो महिलाएं ज़्यादा बोलती है, राइट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसको किस तरह दिखाया गया है। देखो इसको स्टार्ट करते हैं, नई कहानी में देखो बोलने वाली इस तरह के आपको हेडिंग्स मिलेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं जो है वो आज भी आपको कहीं ना कहीं दिखते हैं समाज के अंदर। बोलने वाली औरत का क्या मतलब, तो बोलने वाली औरत नई कहानी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। यह कहानी स्त्री को वस्तु नहीं बल्कि संवेदनशील, विचारशील और चेतन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। देखो समाज क्या चाहता है, समाज ये चाहता है कि एक तो महिला जो अत्याचार चुपचाप सहन करती रहे,
वो कुछ बोले नहीं, ठीक है। उसको जो कोई कह दे वो उसको करती रहे, अदरवाइज वो अपना मन का कुछ ना करे, यही कहना चाहता है ना समाज। तो बोलने वाली औरत को बेसिकली क्या क्या समझा जाता है यहाँ पे, कि ये जो है बिगड़ चुकी है, राइट, ऐसा, ये कटाक्ष है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे स्त्री को जो है वस्तु नहीं जबकि संवेदनशील, विचारशील और चेतन व्यक्ति बोला चेतन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऑब्वियस सी बात, अगर कोई व्यक्ति एक्सप्रेसिव है, कोई बोल रहा है, तो डेफिनेटली उसमें ज्ञान है, उसको समझ है, इसलिए बोल रहा है। पशु थोड़ी है कि वो समझ, वो मतलब सहन करे जाएगा, राइट। तो स्त्री संवेदना यहाँ पर मौन, पीड़ा और प्रतिरोध के रूप में उभरती है। स्त्री की आवाज का क्या महत्व है? तो कहानी की केंद्रीय जो स्त्री पात्र वो बोलती है, प्रश्न करती है, ठीक है। ओके, सो कहाँ गए अपन यार, हाँ, स्त्री की आवाज का महत्व क्या है कि कहानी की केंद्रीय स्त्री पात्र बोलती है, प्रश्न करती है और असहमति जताती है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बोलना यहाँ आत्म पहचान और अस्तित्व की मांग का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है ना। ये वर्ड्स आप लिखना, बहुत ही अच्छे प्रभाव पैदा करेंगे आंसर्स में, ठीक है। नाउ पितृसत्तात्मक समाज का जो विरोध करती है कि स्त्री केवल सहनशील नहीं बल्कि सोचने समझने वाली सत्ता है। पुरुष प्रधान समाज उसकी आवाज को दबाना चाहता है, लेकिन स्त्री का बोलना प्रतिरोध का रूप ले लेता है, ठीक है। आंतरिक संवेदना और मानसिक पीड़ा कैसी है यहाँ पे, कि स्त्री की संवेदना केवल शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक अपमान, भावनात्मक उपेक्षा को भी उजागर करती है, ठीक है। तो ये स्त्री की संवेदना इतनी गहराई से यहाँ पे व्यक्त की गई है, ठीक है। बोलने वाली स्त्री का मतलब वाचाल समझा जाता है समाज में, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। बोलने वाली स्त्री जागरूक होती है, समझदार होती है, उसके हितों को समझती है, उसको पता है कि मेरे हित और अहित कौन से, वो समझती है, इसलिए वो बोलती है। और ये बोलना ही चाहिए, व्यक्ति को बोलना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। वो आर्टिकल 19 अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो आज जागरूकता बढ़ा है। और हालांकि चीज़ें बदल रही है, स्टिल नई कहानी आंदोलन जो आपका 1950-60 के दौरान था, उस टाइम पे इस प्रकार की कहानियां लिखी जा रही थी, जो समाज की कहीं ना कहीं नग्नता को, यथार्थ को जो प्रस्तुत कर रही थी, ठीक है। उसकी चुप्पी एक प्रकार का संवाद बन जाती है। नई कहानी का स्त्री दृष्टिकोण कैसा है कि ये स्त्री जो है आदर्शवादी नारी नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये संघर्षशील यथार्थवादी नारी है। उसकी संवेदना व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक बन जाती है, ठीक है। निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि बोलने वाली औरत स्त्री संवेदना की जागृत चेतना की कहानी है। यह कहानी स्त्री को आवाज देती है और पाठक को सोचने पर विवश करती है, ठीक है ना। निर्बंधिया कहानी के बारे में अपन ने शुरुआत में जिक्र किया। इस कहानी का भाषा पर भी पूछा जाता है कि इसकी भाषा कैसी है ना। निर्बंधिया कहानी की भाषा पर भी प्रश्न पूछा जाता है। निर्बंधिया कहानी लोक संवेदना से जुड़ी हुई प्रतीकात्मक कहानी है। इसकी भाषा जो है कथ्य के अनुकूल है, सरल और प्रभावी है। लोक भाषा का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। कहानी में लोक बोली, ग्रामीण शब्दावली का भरपूर प्रयोग किया गया है। यह भाषा कहानी को जन सामान्य से जोड़ती है, ठीक है। प्रतीकात्मक भाषा भी जो है यहाँ पे है, जैसे कि राजा और निर्बंधिया केवल पात्र नहीं है बल्कि सामाजिक राजनीतिक प्रतीक भी है। भाषा संकेतों में नहीं बोलती, भाषा संकेतों में बोलती है, सीधे आरोप नहीं लगाती कि हाँ एक साइन कर देना है या संकेत दे देना है कि क्या कहना चाहता है लेखक, ठीक है। व्यंग्यात्मक है बेसिकली। सच तो यही है कि भाषा में हल्का व्यंग्य और कटाक्ष स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सत्ता और समाज की विसंगतियां भाषा के माध्यम से उजागर होती है, ठीक है। कथात्मकता कैसी है? भाषा न भारी है न अलंकारिक है। संवाद और वर्णन जो है स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो भावात्मक प्रभाव जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सरल भाषा होने के बावजूद कहानी गहरे चोट करती है। पाठक भाषा के माध्यम से कथ्य की पीड़ा को महसूस करता है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हो कि राजा निर्बंधिया की भाषा लोक संवेदना, प्रतीकात्मकता और व्यंग्य का सशक्त संयोजन है। यह भाषा कहानी को प्रभावशाली बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भाषा वाले प्रश्न को सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आई थिंक लास्ट प्रश्न है ये, कि इसमें आपको तीसरी किस्म की संवेदना आप इसमें से पढ़ लोगे, ठीक है। नई कहानी के बारे में मैंने आपको 2-3 प्रश्न बता दिए, इसमें से आप कर लोगे, कोई भी आएगा तो। अदरवाइज देखते हैं कौन सा प्रश्न करना है अपने को। तीसरी किस्म कहानी की ग्राम संवेदना और आंचलिकता। गाँव और शहर का व्यक्ति किस तरह का होता है मैंने आपको बताया, वो चीज़ आप इसमें देखने को मिलेगी आपको। हीरामन के बारे में आपको मैंने जस्ट ऊपर बताया, इससे आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी PDF आपको एक्सेस आप टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज इट मोटिवेट मी टू मेक मोर सच काइंड ऑफ यू कैन से एनरिचिंग वीडियोस, राइट नाउ। काशीनाथ सिंह की कहानी सुख का प्रतिपाद्य क्या है? देखो ये इतना पूछा नहीं गया, राइट, बट स्टिल एक इसमें ये थोड़ा सा है कि चलो अपन एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ लें तो क्या कि लॉस कुछ नहीं होगा, मे भी पूछ ले ये वाला भी इस बार, है ना। सो भूमिका क्या है? काशीनाथ सिंह नई कहानी के बाद के यथार्थवादी कलाकार है। उनकी कहानी सुख, आधुनिक मध्यम वर्गीय जीवन, आंतरिक रिक्तता को उजागर करती है ना। सुख चाहिए तो सुख आधुनिक मध्यम वर्गीय जीवन की आंतरिक रिक्तता को उजागर करती है।
आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज क्या चाहता है, या फिर मध्यम वर्गीय समाज का व्यक्ति किसकी आकांक्षा से हमेशा परेशान रहता है कि मेरे को सुख चाहिए, कैसे मिलेगा? उसके लिए सुख का मतलब भौतिक सुविधा, सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। वो आत्मिक या आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति की चाह नहीं रखता है। वो चाहता है कि मेरे को हर चीज़ मिल जाए जो मेरे को सुख साधन या संपत्ति से जो है संपन्न कर दे। तो बेसिकली सुख की अवधारणा यहाँ पे ऐसी है कि सुख का मतलब भौतिक सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन लेखक इस कहानी में याद दिलाते हैं कि यह सुख तो क्षणिक है, भ्रमात्मक है। बेसिकली मध्यम वर्गीय जीवन का चेतना यथार्थ कैसा होता है? देखो, आज भी यही चीज़ है कि नौकरी, परिवार और आर्थिक सुरक्षा सब कुछ होते हुए भी मानसिक असंतोष से व्यक्ति ग्रस्त है। बाहरी सुख के भीतर अकेला और ऊब छिपी हुई है। बाहरी सुख जैसे कि दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, बट अंदर आदमी बहुत परेशान है। ठीक है। संवेदनात्मक विडंबना यह देखने को मिलती है कि कहानी में सुख प्राप्त होते ही अर्थ नहीं लगने लगता। जैसे कि किसी के कार नहीं है, ठीक है, किसी के बाइक नहीं है, किसी के मकान नहीं है, राइट। हालांकि उनका जीवन चल रहा है फिर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सब चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर ये है तो भी बाहर व्यक्ति जो है दिखता कैसा है, बट अंदर से वो जो है खोखला है, या फिर अंदर से दबा हुआ है, या फिर वो कहीं ना कहीं जो है अर्थहीनता फील करता है कि यार इसका क्या ही मतलब ये चीज़ें देते, राइट। तो पात्रों की चेतना आत्मसंघर्ष और आत्मबोध की ओर बढ़ती है। सामाजिक संकेत यहाँ देखने को मिलते हैं कि लेखक यह संकेत देते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति मानव को भीतर से खोखला कर रही है। सुख का प्रतिपाद्य निष्कर्षतः क्या बोलेंगे कि सुख का प्रतिपाद्य है आधुनिक जीवन का कृत्रिम सुख और वास्तविक मानसिक पीड़ा। यह कहानी नवी संवेदनशीलता और आत्मविश्लेषण की प्रतिनिधि रचना है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो इस चीज़ को, काफ़ी डिटेल में लिख सकते हो। ये तो कॉमन सी बातें इन चीज़ों के अंदर, तो राइट। तलाश कहानी के राम सिंह का चरित्र चित्रण कैसा है? तो तलाश कहानी के राम सिंह जी का चरित्र चित्रण भी पूछा गया एक दो बार, तो इसको आप देख लीजिए यहाँ पे कि तलाश कहानी में राम सिंह केंद्रीय पात्र है। वह ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में अर्थ पहचान की खोज में भटक रहा है। ठीक है, सामान्य ग्रामीण निम्न वर्गीय व्यक्ति है ये। राम सिंह साधारण श्रमिक वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। ठीक है, नाउ आंतरिक संघर्ष कैसा है कि उसकी तलाश केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक है। वह स्वयं से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। सामाजिक दबाव में वो रहता है, समाज उसकी आकांक्षाओं को कुचलता है, व्यवस्था उसे हाशिए पर रखती है। मानवीय संवेदना देखने को मिलती है। राम सिंह संवेदनशील और आत्मशील इंसान है, संवेदनशील आत्मचिंतनशील पात्र है। उसकी असफलता भी उसे महान मानवीय पात्र बनाती है कि जब वो असफल हो जाता है तो वो बिखरता नहीं है, वो अपने नैतिक मूल्यों मानदंडों पर जो टिका हुआ रहता है। ठीक है, इससे पात्र और महान बन जाता है। ठीक है, प्रेमचंद महान इसलिए नहीं है कि वो प्रेमचंद उनकी कहानियां गोदान इनसे महान बने, नहीं। उन्होंने जीवन में जो संघर्ष झेला उसके बाद भी जो है उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखा। उन्होंने एक उम्मीद रखी जीवन से कि नहीं, कुछ तो अच्छा हो सकता है, इसलिए वो महान है, राइट। तो राम सिंह आधुनिक मनुष्य की अस्मिता संकट का प्रतीक है। उसका चरित्र कहानी को गहराई प्रदान करता है। ठीक है, नई कहानी आंदोलन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर से यहीं पे वही चीज़ है, सेम चीज़ है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो अपना वीडियो यही एंड होता है। आई थिंक 35 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, स्टिल इट्स ऑल राइट। आपको अगर इस वीडियो की इसकी PDF एक्सेस करनी है तो आपको डेफिनेटली @static मित्रा, है ना, MITRAA, ये टेलीग्राम सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, है ना। अगर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो जो आपका लास्ट, आई थिंक अब आपका एक ही वीडियो बचा, आपके तीनों पेपर का हो चुका है। इसमें आपका 12 MSD 12, ये वीडियो भी काफ़ी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। सो हैव पेशेंस टिल देन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन एंड जय हिंद।